हेलो हमारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज भी हम चैप्टर फर्स्ट का जो अंतिम पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं और वो है भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक विभिन्नता में एकता। तो चैप्टर के अंतिम चरण में अब हम पहुँच चुके हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत ऐसे संबंध नातेदारी कहलाते हैं जो रक्त, विवाह एवं दत्तकर्ता पर आधारित हो। भारत की नातेदारी का व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख श्रीमती इरावती कार्वे ने अपनी पुस्तक भारत में बंधुत्व संगठन में भौगोलिक तथा भाषाई संबंध में विस्तारपूर्वक बताया है कि भौगोलिक आधार पर नातेदारी कैसे। इरावती कार्वे ने इस अध्याय आधार पर संपूर्ण भारत की नातेदारी व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है। उत्तरी क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि हिमालय से विंध्याचल तक, सिंध, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल और नेपाल का जो इलाके हैं वो उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। मध्य क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये हमारे मध्य क्षेत्र हैं। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, मालाबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम उड़ीसा व दक्षिणी बिहार है। और पूर्वी क्षेत्र की बात अगर हम करें तो बर्मा, तिब्बत, असम और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। तो ये भौगोलिक आधार के आधार पर नातेदारी है हमारी एक दूसरे के प्रति। भाषा के आधार पर बात करें तो श्रीमती कार्वे ने इस आधार पर नातेदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है भारतीय परिवार, जिसमें पंजाबी, सिंध, बिहारी, हिंदी, बंगाली, असमी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी और उड़ीसी जो है उड़िया बोल सकते हैं वो आते हैं। द्रविड़ परिवार में आते हैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, तोड़ा, कोरागु, कोलामी और गोंडी। और आधुनिक एशियाटिक परिवार में मुंडी, सौरा, संथाली, खासी, गढ़वा, भूमिया, जुआंग, गोंडवाली, ये सभी जातियाँ आती हैं। श्रीमती इरावती कार्वे के अतिरिक्त भारत में नातेदारी व्यवस्था पर एसी नैयर, मदान, मैकोमिल, लुईमा आदि ने अध्ययन किया है कि श्रीमती लीला दुबे ने सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप शीर्षक से एक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत में नातेदारी संबंधों संबंधित विभिन्न अध्यायों की उन्होंने चर्चा की। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को परंपराएं। परंपराएं हमारे भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। परंपराएं, परंपरा ये जो है एक प्रकार से परिपाटी कहलाती है। और जो पूर्वज जो है हमारे, उन्होंने जो व्यवस्था स्टार्टिंग की थी उनको ही हम फॉलो करते आ रहे हैं, वही परंपरा कहलाती है। जैसे कि कोई पुराने रीति रिवाज है, कोई मान्यता है, कोई विश्वास है, उनको जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो वो ही परंपरा है। इसमें जो है भारत के संदर्भ में परंपरा की अवधारणा का निर्माण विशेषताओं के आधार पर किया गया। सामूहिक संपूर्णता, संस्तरण, परलोकवादी और निरंतरता। तो मैं इन सभी पॉइंटों पर प्रकाश डालूंगा, आप लोग ध्यान से सुने और समझे। नंबर फर्स्ट है सामूहिक संपूर्णता। तो जो सामूहिक संपूर्णता, इस विशेषता में व्यक्ति, गुण तथा समूह प्रमुख होता है। समूह का जो कार्य है उसको प्रमुखता दी है, न कि व्यक्ति। भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाओं जैसे जाति, परिवार, ग्राम, नातेदारी आदि व्यवस्थाओं में प्रधानता परिलक्षित होने वाला परमार्थ का भाव, परमार्थ दूसरे के लिए कार्य करता है, परमार्थ में नहीं हम या आपका चिंतन इस विशेषताओं के अनुप्रमाणित है
कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था में परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को अधिक बल दिया जाता है, न कि व्यक्ति के स्वातंत्र्य को। इसी प्रकार की भावना जाति, गांव और नातेदारी स्वजन में संबंध रखती है। मतलब व्यक्ति की इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ समूह की इम्पोर्टेंस दी गई है। सामूहिक संपूर्णता जो पॉइंट है इसमें। नंबर सेकंड है संस्करण। स्तरीकरण भारत समाज में प्रधानतः कर्म और गुण दोनों क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। उसका स्तर क्या है? कर्म से उसका और गुण से उसका स्तर बनता है। कर्म के आधार पर वर्णों की रचना हुई है जो कालांतर में जस्ट अभी कुछ सालों से स्थायी होकर जाति में रूपांतरित हो गई है, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं, वर्ण 4: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनमें जो विभाजन हुआ वो वैदिक काल से ही हुआ है। और कर्म अर्जित परिस्थिति मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ, वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ। परिस्थिति का मतलब है उसकी जो समाज में एक स्तर है, उसका एक वैल्यू है, वो क्या है? कर्म अर्जित परिस्थिति थी, जबकि जाति एक प्रदत्त परिस्थिति हैसियत के रूप में विद्यमान है। जाति व्यक्ति को समाज में एक परिस्थिति हैसियत प्रदान करती है जो अन्य की तुलना में उच्च अथवा निम्न हो सकती है। पहले क्या था? पहले गुण के आधार पर उस व्यक्ति की परिस्थिति प्रदान की जाती थी, गुण के आधार पर। आज अगर हम बात करें तो एक अच्छे ऊंचे ब्राह्मण परिवार में कोई मूर्ख पैदा हो गया तो वो उसकी परिस्थिति भी अच्छी ही करेगी, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में और ऊंचे परिवार में पैदा हो गया। गुण नहीं देखे जाएंगे उसकी जाति देखी जाएगी, उसका परिवार देखा जाएगा। आज ही हो गया। भारत में विभिन्न जातियों का जन्म तथा नई जातियों का उद्भव एक सतत प्रक्रिया है। आज जाति से उपजातियाँ खूब बन रही हैं। हम बड़े शहरों में देखें, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, तो इन शहरों में जाति की उपजातियाँ खूब बन रही हैं। शैक्षणिक उपनिवेशवाद से प्रभावित। इस शैक्षणिक उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद का तात्पर्य आप लोग जानते ही हैं, जो समय काल हमारा गुलामी में जो गुजरा, उस समय की जो शिक्षा है, उस समय प्रदत्त शिक्षित जो लोग हैं, उन्हें कहा जाएगा उपनिवेशवाद के शैक्षणिक लोग। तो उससे जो प्रभावित हमारे भारतीय समाजशास्त्री इस क्षेत्र में अध्ययन से कतराते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से हीन का लिए होता है। अब मैं बात करूँगा परलोकवादी से। शब्द से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, परलोकवादी। भारतीय तत्व ज्ञान का सार रूप है परलोकवाद अथवा पारलौकिकता की अवधारणा। इस भौतिक और नश्वर संसार के अतिरिक्त एक दूसरे लोक की परिकल्पना भारतीय मेधा के द्वारा की गई है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति के लिए मृत्यु उपरांत मिलती है। मृत्यु के बाद ही वो परलोकवादी या हम कहते हैं ना परलोक सुधारक कहलाएगा। तो उसका आधार जीवित रहते किए गए कर्म होते हैं। जो हम लोग कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर हमें वो परलोक प्राप्त होता है। मानव जीवन को संयमित, नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए विलक्षण अवधारणा है। ये बहुत ही अच्छी अवधारणा है कि आप जिस तरह से जो कर्म करोगे, जो कार्य करोगे अच्छे बुरे, इसी प्रकार से जो भी कर्म करोगे वैसे ही फल आपको परलोक में मिलेगा। तो इस भय से, इस डर से लोग व्यक्ति जो बुराइयां हैं उसे भागता है और अच्छाइयों को अपनाता है। तो एक विलक्षण अवधारणा है। मोक्ष का लक्ष्य वह संन्यास आश्रम। मैंने बताया था आपको आश्रम 4 होते हैं, तो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। पहला कौन सा है? तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में परलोकवादी विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। अब मैं पढ़ूंगा 4th पॉइंट, निरंतरता।
निरंतरता परंपरा का मूलभूत आधार है। लौकिक एवं पारलौकिक व्यवहार, विचार तथा मूल्यों को निरंतरता ने ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को विश्व की प्राचीनता, अस्तित्ववान सभ्यता, संस्कृति के रूप में ख्याति प्रदान की है। परंपराओं की निरंतरता 3 स्रोतों तथा स्वरूपों के रूप में हमें दिखाई देती है। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? प्राचीन सभ्यता, शास्त्रीय परंपराएं, लोक परंपरा। तो इसमें जो है, अब मैं आगे बताऊंगा आपको थोड़ा सा, कर्म तथा पुनर्जन्म। शास्त्रीय परंपराओं, बृहद परंपराओं का, लोक परंपराओं, लघु परंपराओं, दोनों में ये बताया गया है कि सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा, और कुकर्म मतलब बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है। तो मानव के जन्म का निर्धारण ही उसके पिछले जन्म के किए गए कर्म के आधार पर ही होता है। जो हम आज कर रहे हैं, जो भी हम जिस परिस्थिति में हैं, हम सुखी हैं, दुखी हैं, तो हमारे पुनर्जन्म का फल है, ऐसा इसमें बुक में दे रखा है। और सभी भारतीय शिक्षित, साक्षर, निरक्षर ये जानते हैं, तो मानते हैं कि शरीर नश्वर, नाशवान है। नाशवान मतलब एक दिन ये मिट जाएगा, परंतु आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मिटती है, आत्मा तो अमर है। तो शरीर पर धारण किए पहने जाने वाले वस्त्रों की भांति मृत्यु उपरांत आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय समाज में व्यक्ति को नई दिशा प्रदान करता है और उसे समाज द्वारा निर्धारित दायित्व के निर्वाह के लिए प्रेरित करता है। तो भारतीय समाज को सामाजिक संगठन की निरंतरता, स्थिरता और नियंत्रण की समस्या से मुक्त रखने में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब मैं इसके आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को राइट डाउन करना है, और फिर इसके बाद जो वाला वीडियो है उसमें इसको लास्ट कर देंगे। हाँ, तो बच्चों आज के जो 5 क्वेश्चन हैं वो ये हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? जो मैंने वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था, आप लोग यहाँ से अगर देखोगे, सुनोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नंबर 2 है धार्मिक विभिन्नता में एकता को संक्षेप में समझाइए। नंबर 3 है जनजाति को परिभाषित कीजिए। एंड नंबर 4 है परलोकवादी से आप क्या समझते हैं? मैंने डिटेल में बताया था परलोकवादी के बारे में। एंड अंतिम प्रश्न है परंपराएं भारत का प्रमुख अंग है कैसे? ये बुक के चैप्टर के बीच में से मैंने प्रश्न बनाया है, परंपराएं भारत का प्रमुख अंग है कैसे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बनकर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये 5 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को वेडनेसडे और फ्राइडे आप लोगों को टाइम इसमें हमने हम लोगों को चेक कर रखा है। तो राइट डाउन करके कॉपियाँ आप लोग विद्यालय में जमा करवाएँ। नेक्स्ट जैसे कि अगर वेडनेसडे को आते हैं तो सैटरडे को दे देंगे, एंड सैटरडे को आते हैं आप लोग कॉपी तो आपको वेडनेसडे को दे दी जाएगी। ये 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करें, राइट डाउन करें। ओके, थैंक यू।